नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 19 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज थोड़ा सा लेट हो गया है ना। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि पॉइंट वाइज फॉर्म में सर ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में थोड़ा टाइम लग जाता है स्लाइड्स वगैरह अरेंज करने में, लेकिन सही है, फ़ायदा होना चाहिए। मेरे लिए चाहे थोड़ा सा टाइम फालतू लग जाए, फ़ायदा होना चाहिए, एग्जाम में पॉइंट्स यूज हो जाएं बस। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का BSNL वाला इशू हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे वर्चुअल मजदूर मंडी, ये आर्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। द डिस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स, कड़वी सच्चाई बताता है ये आर्टिकल, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक कोट आपको बताता हूँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जो लोग जयपुर से हैं ना, जयपुर में अपना मीटअप हो सकता है 24 मार्च को, तो अगर आपके पास में टाइम है तो थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकते हो। 24 मार्च को हम मिल सकते हैं जयपुर में, टाइम हो तभी, समझ गए। 24 मार्च को एक दो बार बाद में फिर से आपको याद दिलवा दूंगा। अब कोट देख लीजिए। मॉडर्न एजुकेटर का काम देखो जंगल को काटना नहीं है, बल्कि देखो डेजर्ट्स को इरिगेट करना है, सींचना है। ऐसे कोट्स देखो यूपीएससी बहुत पूछती है, ऐसे में और कई बार एथिक्स में भी। ये ना एक मेटाफर है। पहले के जो एजुकेटर्स होते थे ना, पहले के एजुकेशन सिस्टम में फोकस हुआ करता था किस चीज़ पे? इग्नोरेंस को दूर करने पर। इग्नोरेंस को दूर करना देखो कैसे किया जा सकता है। कोई चीज़ नॉलेज इम्पार्ट करके, टीचर कोई नॉलेज देता है तो बच्चों को जानने को मिलता है, उनकी जो इग्नोरेंस है वो दूर हो जाती है। ये पहले चलता था, लेकिन आजकल देखो नॉलेज की उतनी वैल्यू नहीं है। नॉलेज तो आसानी से बच्चे ले सकते हैं। आज के समय में टीचर्स का काम है बच्चों को हेल्प करना ताकि वो अपने पोटेंशियल को हासिल कर सकें। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करना, एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप करना, उनमें सोचने की क्षमता डेवलप करना। जैसे सिर्फ उनको हिस्ट्री बताने के अलावा उनको एंकरेज किया जाए कि आप खुद की रिसर्च कीजिए, आप खुद के कंक्लूजन ड्रा कीजिए, खुद से सोचिए आप। जब टीचर ये सब आज के समय में करता है ना, तो वो डेजर्ट्स को इरिगेट करने के समान है कि टीचर खुद बच्चों को कैपेबल बना रहा है। और जंगल्स को कट डाउन करना तो मतलब इग्नोरेंस को दूर करना। पहले इग्नोरेंस को दूर करने से काम चल जाता था, बट आज के समय में नहीं। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके एजुकेशन से संबंधित आपको कुछ लिखना हो तो। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल BSNL से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये देखो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, स्टेट ओन्ड टेलीकॉम कंपनी है। मालिकाना हक स्टेट के पास में है, सरकार के पास में है। कब बनी थी? 2000 में बनी थी। पहले देखो ये एक मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन आज तो आपको पता है बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे जियो, एयरटेल। इन सब प्राइवेट कंपनीज ने ना BSNL का जो मार्केट शेयर है ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अब BSNL बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है। सबसे पहला प्रॉब्लम है BSNL का हैवी लॉसेस। एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छा इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करना था ना, चलो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज फॉर्म में। सबसे पहली प्रॉब्लम BSNL की ये है हैवी लॉसेस। 2013 में BSNL का लॉस कितना था? 8161। फिर है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। BSNL ने 4G रोल आउट ना बहुत स्लो किया। बाकी प्राइवेट कंपनीज ने बहुत पहले 4G को रोल आउट कर दिया था, लेकिन BSNL काफ़ी ज़्यादा लेट था। इस वजह से BSNL ने अपना मार्केट शेयर खो दिया। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। BSNL में ना डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एक तरफ देखो जियो है, एयरटेल है, जिनकी लीडरशिप डायनामिक है। एयरटेल के लीडर कौन है? भारती मित्तल है ना, सुनील मित्तल हैं शायद, जो भी हैं। जियो के लीडर अंबानीज हैं। तो इनकी जो लीडरशिप है डायनामिक है, तेज है, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स लीड करते हैं BSNL को। ब्यूरोक्रेट का पता नहीं आज BSNL में है, कल कहीं किसी और जगह पे हों, तो उनका रियल इंटरेस्ट नहीं होता BSNL के रिफॉर्म्स लाने में। नेक्स्ट है हाई वर्कफोर्स कॉस्ट। प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले में ना BSNL में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं। पुराने हायर किए हुए थे जब मार्केट शेयर ज़्यादा था, मोनोपोली थी,
लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं। अब उतना काम नहीं है, अब सरकार है, सरकार निकाल नहीं सकती, मतलब स्टेट ओन्ड कंपनी है ना, इस वजह से एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं जा सकता इतना आसानी से, मुश्किल है। फिर देखो बीएसएनएल ने ना एक कंसल्टेंसी हायर की। कंसल्टेंसी फर्म्स वो होती हैं जो राय वगैरह देती है ना। मान लीजिए मुझे टैक्स भरना है, तो मैं किसी टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करूंगा कि आप मुझे राय दीजिए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद करते हैं। तो बीएसएनएल ने ना एक कंसल्टेंसी फर्म हायर की जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। मई 2024 में ना एक रिपोर्ट आई कि ना बीसीजी बीएसएनएल के रिवाइवल पे काम करेगा। कंसल्टेंसी का कोर्स जानते हो कितना था? 132 करोड़ रुपए। बीसीजी का काम क्या था? बीएसएनएल जिन भी इश्यूज से सफर कर रही है ना, उन इश्यूज को एनालाइज करना और बीएसएनएल के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना। बट देखो कंसल्टेंसी फर्म्स का जो रोल है पब्लिक सेक्टर में हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है। क्या ये सही अप्रोच है? क्या कंसल्टेंसी फर्म्स अकाउंटेबिलिटी लेती हैं? मान लीजिए बीसीजी ने स्ट्रेटेजी बना भी दी बीएसएनएल के लिए, वो स्ट्रेटेजी मान लीजिए काम नहीं की, तो क्या कंसल्टेंसी फर्म अकाउंटेबिलिटी लेंगी? नहीं लेंगी। क्या सरकार को अपनी इंटरनल कैपेसिटी नहीं डेवलप करनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बजाय हमेशा बाहर की ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट रहें? अब हम जानते हैं जो ये कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं इनका रोल क्या होता है पब्लिक सेक्टर में और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है स्किन इन द गेम प्रॉब्लम। स्किन इन द गेम प्रॉब्लम मतलब कंसल्टेंसी फर्म्स देखो सिर्फ एडवाइस देती हैं, बट उस एडवाइस का नतीजा क्या हुआ ये उनका सरदर्द नहीं है। अगर देखो बीएसएनएल फेल भी हो जाए तो बीसीजी कंपनी को अपना पैसा मिल चुका होगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल यहां पे दिया भी हुआ है। 2018 में ना मैकिन्से कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है। मैकिन्से फर्म ने ना साउथ अफ्रीका एयरवेज का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान दिया कि कैसे साउथ अफ्रीकन एयरवेज कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। बट बावजूद इसके साउथ अफ्रीकन एयरवेज कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई, लेकिन मैकिन्से कंपनी का कुछ नहीं गया। इवन रेपुटेशन खराब हुई लेकिन काम तो इनको फिर भी मिलता रहा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है इरोजन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी। जितना ज्यादा देखो सरकारी डिपार्टमेंट्स कंसल्टेंसी फर्म्स पे डिपेंडेंट होती है ना, उतना ही उनके इंटरनल लोग स्किल्स लूज करते जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल बनता जाता है। मतलब जैसे देखो बीएसएनएल के अंदर के लोगों से आपने पूछा ही नहीं और बीएसएनएल को रिफॉर्म कर दिया, तो अंदर के लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं क्योंकि वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में शामिल ही नहीं थे, तो उनकी स्किल और ज्यादा लूज हो गई, वो और ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कंसल्टेंसी फर्म्स के ऊपर। समझ गए? जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, फ्रांस, एग्जांपल से चीजें अच्छे से समझ में आती है। फ्रांस ने ना 2021 में 1 बिलियन यूरो दिए, किसको दिए? कंसल्टेंसी फर्म्स को दिए। बट देखो पब्लिक ऑफिशियल्स खुद डिसीजन लेना नहीं सीख पाए। इतना तो देखो आप अपने इंटरनल एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पे खर्चा करते ना, तो वो इतना जबरदस्त प्लान बनाते, वो उसको इंप्लीमेंट भी करते, उनका इंटरेस्ट भी होता, लेकिन आपने बाहर की फर्म्स को दिया पैसा लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कंसल्टेंसी फर्म्स देखो एक ही वक्त मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो क्या गारंटी है कि उनका जो एडवाइस है वो न्यूट्रल होगा? मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। एक ही कंसल्टेंसी फर्म है, वो टेलीकॉम कंपनी के लिए भी काम कर रही है, फॉर एग्जांपल जियो के लिए भी। वही कंसल्टेंसी फर्म सरकार के लिए भी काम कर रही है, तो कैसे वो न्यूट्रल होकर काम करेगी? कई बार सरकार और जियो का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सरकार की कंपनी है बीएसएनएल और जियो अलग है, दोनों के लिए वो कंसल्टेंसी फर्म काम कर रही है, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये भी एक रीजन है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का कंफ्लिक्ट। देखो कंसल्टेंसी फर्म्स जो होती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का माइंडसेट लेके आती हैं, मतलब प्रॉफिट कमाना, कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंसी, ये सब इन सब चीजों पे कंसल्टेंसी फर्म का फोकस ज्यादा होता है। बट बीएसएनएल आपको पता है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब पीएसयू में इतना जल्दी कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते, एम्प्लॉइज को हटा नहीं सकते। पीएसयू का रोल अलग होता है प्राइवेट कंपनीज से, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती ये बॉडीज। समझ गए? बीएसएनएल का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये रूरल और रिमोट एरियाज को सस्ती टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। और अगर बीएसएनएल में
एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग करेंगे तो फिर बीएसएनएल रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी? तो फिर देखो क्वेश्चन ये उठता है, बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? बेटर अल्टरनेटिव देखो ये हो सकता है इंटरनल कैपेसिटी को डेवलप करना। समझ गए? सरकार को ना अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो कंसल्टेंसीज के बिना काम कर सकें। सरकार अपने खुद के इंटरनल थिंक टैंक्स बना सकती है। सरकार पॉलिसी रिसर्च और स्ट्रेटेजी के लिए अलग से इंटरनल टीम्स बना सकती है। और ब्यूरोक्रेसी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको देखो डिसीजन मेकिंग का ओनरशिप दिया जाए। मतलब जैसे एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने के बजाय उसको प्लान दिया जाए अच्छे ब्यूरोक्रेट को कि आपको एयर इंडिया तो चलो बेच दी अब सरकार ने टाटास को, जैसे कोई और है बीएसएनएल ही मान लीजिए, किसी ब्यूरोक्रेट को काम दिया जाए कि आपके पास 3 साल है, आप ही रिस्ट्रक्चर कीजिए, आप ही इंप्लीमेंट कीजिए और फिर उसके बेस पे आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो तो ब्यूरोक्रेट है, अकाउंटेबिलिटी क्या, वो तो चला जाएगा। देखो जाने को तो कंसल्टेंसी फर्म भी जा सकती है ना, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स को रिस्ट्रक्चर प्लान दिया जाए उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं वो अपनी अच्छी लिगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि देखो मेरे को ही क्रेडिट मिलेगा तो मैं इसे ठीक करता हूं। समझ गए? जैसे इसरो का एग्जाम्पल दिया जाता है, इसरो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, बट देखो कंसल्टेंसी फर्म्स पर डिपेंडेंट नहीं है। इसरो अपनी इंटरनल एक्सपर्टीज डेवलप करता है और इसी वजह से आज इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ना वो वर्ल्ड क्लास है। समझ गए? कंक्लूजन में क्या कहा जाता है? कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है कंसल्टेंसी फर्म्स एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस क्रिएट करती हैं। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, रिजल्ट आए या ना आए पैसा इनको मिल जाता है और इससे ना गवर्नेंस और स्टेट की कैपेसिटी इंपैक्ट होती है। तो इसलिए सरकार को इंटरनल कैपेसिटीज डेवलप करनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डिस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को भी हम पॉइंट वाइज फॉर्म में ही करते हैं। कुछ लोगों ने बोला कमेंट बॉक्स में कि सर पॉइंट वाइज फॉर्म में करिए। शुरुआत में आर्टिकल में देखो एक कहानी बताई जाती है, एक सिनेरियो बताया जाता है। सोचो एक लेबर मार्केट है, लेबर चौक है मान लीजिए। अब लेबर चौक पे ना सुबह सुबह आता है एक कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर आता है तो सारे मजदूर जो हैं उस कॉन्ट्रैक्टर के चारों ओर झूम जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर लगाता है बोली कि मुझे चाहिए 4 मजदूर, जो सबसे कम रुपयों में काम करने के लिए तैयार हैं वो आ जाओ। अब देखो राम और श्याम 2 मजदूर हैं, उनको पता है कायदे से डेली वेजेस होने चाहिए 600 रुपये, लेकिन उन्होंने देख लिया कि इतने सारे मजदूर हैं, अगर हम 600 बोलेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। राम और श्याम को ये भी पता है कि आज अगर घर पैसे लेके नहीं गए तो जो बीवी है, बच्चे हैं, वो खाना नहीं खा सकेंगे। तो राम और श्याम बोलते हैं हम 450 में काम करने के लिए तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्टर को मिल गए 2 मजदूर जो 450 पे काम करने के लिए तैयार हैं और 2 ऐसे और भी लोग होंगे, महेश, सुरेश, वो भी 450 पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर खुश, कायदे से दिहाड़ी थी एक दिन की 600 रुपये, लेकिन उसने बोली लगाई, मजदूर इतने सारे थे कि उसे 450 पे काम करने वाले लोग मिल गए। तो ये है सप्लायर मार्केट, मजदूरों की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। ठेकेदार कोशिश करते हैं कम से कम पैसों में काम करवा लिया जाए एम्प्लॉयर के लिए। और देखो आज के जो ये मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स है ना, गिग प्लेटफॉर्म्स है जैसे जोमेटो, स्विगी, वो भी उन्हीं ठेकेदार की तरह हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरह हो गए हैं। गिग वर्कर्स की मजदूरी का वो फायदा उठा रहे हैं। गिग इकोनॉमी का देखो मॉडल सिंपल है, जितना काम उतनी पेमेंट, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, जोमेटो, स्विगी, उबर, इंस्टामेड, एक नया मजदूर मंडी का वर्जन बन चुका है। पहले देखो मजदूर लेबर चौक में खड़े होते थे, अब अपने फोन पे काम ढूंढते हैं। कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट करना अब इनके लिए देखो एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। अगर काम नहीं मिला तो आज की रोटी नहीं मिलेगी। मजदूर पहले भी ठेकेदार से एक्सप्लॉइट होते थे, बट अब एक ऐप के थ्रू इन प्लेटफॉर्म से वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये देखो ठेकेदारी का ना एक वर्चुअल रूप है, ऐप बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन। समझ गए? ऐप बेस्ड गिग वर्कर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? वेज कंपटीशन।
ये देखो बिडिंग मॉडल जैसा है, जो कम रेट पे काम करेगा उसको काम मिलेगा। और ये जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स है ना, जोमेटो स्विगी, ये देखो अपनी कंडीशंस इंपोज करते हैं इनके ऊपर, और मजदूर को सिर्फ यस और नो बोलने का ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई इनकी यूनियन नहीं है, वर्कर्स के पास में कोई पावर नहीं है मिल के नेगोशिएट कर सकें जोमेटो से, स्विगी से। ठीक मजदूरों की तरह देखो, ना इनके पास में कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कोई सोशल सिक्योरिटी, ना कोई ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। काम मिलना भी एक लॉटरी जैसा बन गया है। और अब तो देखो एक नया ट्रेंड है, इंस्टा मेड। मतलब आपको ना इंस्टा मेड एक प्लेटफॉर्म है, 15 मिनट में मेड अवेलेबल करवा देगा, और वो सिर्फ ना 49 रुपये पर घंटे के हिसाब से काम करेगी। ये क्या है? ये मजदूर मंडी का एक नया वर्चुअल वर्जन ही तो है। मजदूर सिर्फ देखो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। मजदूरों को रेटिंग नहीं चाहिए, उनको उनका हक चाहिए। तो ये इंस्टामेड की केस स्टडी यहां पे है। तो ये देखो, ये अगर स्लाइड के आप टाइटल भी देखोगे ना, तो आपको सारी स्लाइड्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। वैसे देखो, राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है। पहले उन्होंने एक गिग वर्कर एक्ट पास किया, और गिग वर्कर एक्ट जो है राजस्थान का, उसमें मेनली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो गिग वर्कर्स के लिए ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। दूसरा है रियल टाइम डेटा एक्सेस फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को ना अपनी अर्निंग और एल्गोरिथम का एक्सेस मिले, ये प्रोविजन किया गया इस एक्ट में। फिर है इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। एक ना ट्राइपैटाइट यानी 3 पक्षीय बोर्ड बनाया गया है, जिसमें वर्कर्स की आवाज सुनाई दे सके। लेकिन देखो, इस एक्ट का ना अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। राजस्थान में सरकार बदल गई तो अभी इस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया गया है। मतलब ये प्रोविजन किए गए हैं, शायद मैंने 1-2 पॉइंट में बोला बनाया गया है, बनाया नहीं गया है, ये प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है एक्ट का। सरकार चेंज हो गई तो इस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इवन देखो, कांग्रेस ने भी, यहां पे बीजेपी सरकार ने नोटिफाई नहीं किया, कांग्रेस ने भी तेलंगाना और कर्नाटक में इसी प्रकार का एक्ट प्रोमिस किया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया। और देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप्स की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी जानते हो क्या है? कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं ना, उनका भी डबल गेम चलता है। पब्लिकली देखो, वो ये बोलते हैं कि गिग वर्कर्स का भला चाहते हैं, गिग वर्कर्स की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पर देखो सीक्रेटली चोरी छुपे लॉज पास नहीं होने देते, क्योंकि उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो चीप लेबर पे डिपेंडेंट है। उनको पता है अगर लॉज पास हो गए तो हमारा बिजनेस मॉडल डिसरप्ट हो जाएगा। जो ये अर्बन कंपनी के फाउंडर है ना, इन्होंने देखो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे ना इंस्टा मेड स्टार्टअप की ना तारीफ की, और ये बोला नया भारत जिसमें डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबको मिलेगी। लेकिन आप बताओ, क्या ये सच्चाई है? नहीं। उन्होंने, अर्बन कंपनी के फाउंडर ने खुद ने कर्नाटक सरकार को एक लॉबिंग लेटर लिखा कि गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं मानना चाहिए। अगर देखो गिग वर्कर को एम्प्लॉय माना जाता है तो उनको फिर सोशल सिक्योरिटी से संबंधित बेनिफिट मिलेंगे, दूसरे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन एम्प्लॉय नहीं माना जाता है तो ये सारे बेनिफिट गिग वर्कर्स को नहीं मिलेंगे, सोशल बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। और ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म मना कर रहे हैं कि ये गिग वर्कर हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है एम्प्लॉय मान लिया तो फिर बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। मतलब इन स्टार्टअप्स का पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस जो है और सच्चाई जो है, दोनों आपस में मैच नहीं करते। इनके बिजनेस इंटरेस्ट पहले आते हैं। कंक्लूजन में क्या बोला जाता है? कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है, गिग इकोनॉमी को ना रिफॉर्म करना जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहना है तो, अदरवाइज उन्हें बाद में मजदूर मिलेंगे नहीं। समझ गए? बाद में इवन मंडी में मजदूर और एग्रेसिव हो जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखो सरकार है, कंपनीज हैं, और हम सब भी हैं। हम सब कंज्यूमर हैं। जो लोग देखो 49 रुपीज़ में 1 घंटा काम करने के लिए मेड चाहते हैं, वो भी सोच समझ के डिसाइड करें। गिग वर्कर्स की भी एक ना कलेक्टिव आवाज होनी चाहिए। वो मिल के अपनी आवाज उठा सके, मिल के अपने लिए कानून को इन्फोर्स करवा सकें। अगर देखो लाज नहीं आए तो ये जो वर्चुअल मंडी है और भी भयंकर होगी। जितना हम कन्वीनियंस देख रहे हैं उतना ही देखो किसी मजदूर की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो रही है इस वर्चुअल मंडी की वजह से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं।
आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। इसको भी वैसे ही पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि सीपीटी लाइन है, आपको पता है इलेक्शंस डेमोक्रेसी की जान होते हैं, कितनी बार हम सुन चुके हैं। बट देखो जब इलेक्शंस पे सवाल उठेंगे तो डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हो जाती है। जब भी इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित पॉइंट आए तो यही पॉइंट चेप दो। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, परसों ये आर्टिकल आया था, ताकि इलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। हाल फिलहाल में देखो इलेक्शंस में ना बहुत सी दिक्कतें आई हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन, इसके अलावा एपिक नंबर्स का डुप्लीकेशन, 10 नंबर का यूनिक आईडी मिलता है हर एक वोटर को, और इसके बाद नेक्स्ट है डाउट्स ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट, क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये सारे इलेक्टोरल इशू जो हैं वो सुर्खियों में आए हैं बार बार। और इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 324 से, ये भी हमने डिस्कस किया। इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसमें इलेक्टोरल रोल्स का जो पूरा सिस्टम है वो डिफाइन किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे वोटर लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी, सब कुछ। अगर देखो आप ना भारत में वोटिंग का इतिहास देखो तो पहली बार भारत में इलेक्शंस कब हुए थे? 1952 में। अपने आप में ना बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था जैसे इलेक्शंस इंडिया में हुए थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो अडल्ट फ्रेंचाइज है वो बहुत लेट मिला, तो वोटर कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कत आई। रामचंद्र गुहा बुक हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वुमन के नाम तक नहीं पता थे। जैसे वुमन का जो वोटर आईडी था ना, उसके ऊपर ये लिख दिया जाता था, जैसे वाइफ ऑफ रामनाथ, महिला वोटर का नाम नहीं लिखा, बस इतना लिखा है वाइफ ऑफ रामनाथ। तो इस प्रकार से पहला इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। 1952 और 1957, इन दो इलेक्शंस में ना हर कैंडिडेट का अलग बैलेट बॉक्स होता था। वोटर ना एक ब्लैंक बैलेट पेपर डाल के वोट देता था। जैसे रमेश और महेश, दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, रमेश का बक्सा अलग, महेश का बक्सा अलग, वोटर आते थे, वोटर ब्लैंक पेपर डाल देते थे रमेश के बक्से में या महेश के बक्से में। बट देखो इसके बाद 1962 के बाद क्या हुआ, बैलेट पेपर पे ना सिंबल भी छपने लगे। जैसे आज जो हम सिंबल देखते हैं ना, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी पार्टी की झाड़ू, तो ये 1962 से स्टार्ट हुआ था बैलेट पेपर विद सिंबल्स। फिर 2004 में क्या हुआ, ईवीएम पे इलेक्शन शिफ्ट हो गया, और फिर 2019 में वीवीपैट मशीन आ गई। वीवीपैट मशीन जो ईवीएम के साथ जुड़ी होती है, जैसे ही हम किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं तो वही पर्ची ईवीएम के साथ कनेक्टेड वीवीपैट में हमें दिखाई देती है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे देख भी लीजिए, जैसे ही वोटर प्रेस करता है ईवीएम पे बटन, एक स्लिप प्रिंट होती है, वोटर को 7 सेकंड तक वो दिखती है, फिर सील्ड बॉक्स में स्टोर हो जाती हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है ईवीएम में हमने जो वोट किया और वीवीपैट पे वोट की काउंटिंग दोनों आपस में मैच किया जा सकता है। बट अब जानते हो करंट इश्यूज क्या हैं? कुछ लोग बैलेट पेपर वापस लाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में ये जो पीआईएल थी ये डिसमिस कर दी कि भाई बैलेट पेपर का समय फिर से नहीं आ सकता। लेकिन बैलेट पेपर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि देखो बैलेट पेपर आएंगे फिर से, आपको पता है बूथ कैप्चरिंग का डर है, काउंटिंग में गड़बड़ होने का चांस है, मैनुअली गिनती होती है सारे बैलेट पेपर्स की, फेक वोटिंग और डुप्लीकेट वोटर्स का भी इशू है। तो हम आगे जा चुके हैं, जबकि बैलेट पेपर की मांग करना यदि रिग्रेसिव सोच है, पीछे जाने वाली सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये भी बोला था वीवीपैट और ईवीएम दोनों का काउंट मैच होना जरूरी है। फिलहाल देखो हर असेंबली सेगमेंट में ना सिर्फ 5 मशीन्स चेक होती है और 5 मशीन्स में वीवीपैट और ईवीएम दोनों का काउंट मैच किया जाता है। कोर्ट ने ना 5% मशीन्स के बर्न्ट मेमोरी को चेक करने का ऑप्शन दिया कि मतलब आप 5 मशीन चेक मत करो, 5% मशीन चेक करो। ये अच्छा चीज़ है। वैसे ये बर्न्ट मेमोरी चेक है क्या? इसका मतलब देखो ये है कि ईवीएम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो इंजीनियर्स वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब सेकंड और थर्ड ऑप्शन वाले जो कैंडिडेट्स हैं
मतलब जो रिजल्ट में दूसरे नंबर पे आए हैं या फिर तीसरे नंबर पे आए हैं, वो लिखित में अगर रिक्वेस्ट करें तभी ईवीएम के अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसको वेरीफाई किया जाता है वीवीपैट के साथ में। अब नेक्स्ट इशू क्या है? नेक्स्ट इशू है महाराष्ट्र और दिल्ली में ना बोगस वोटर्स ऐड करने का इल्जाम लगा। अपोजिशन पार्टीज ने यह आरोप लगाया कि रूलिंग पार्टी जो है वो फेक वोटर्स ऐड करवा रही है। इसी का जवाब क्या मिला? इलेक्शन कमीशन ने देखो ये जवाब दिया कि पहले ये जो एपिक नंबर्स थे वो स्टेट लेवल पे दिए जाते थे, अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है यानी ईरोनेट है, इसलिए कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट आ गई हैं। इस वजह से ये कुछ जो नंबर्स हैं ना, मतलब एपिक नंबर्स हैं, वो डुप्लीकेट हो गए हैं। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं देखो फेक जो वोटर्स हैं ना वो डाले नहीं जा सकते, क्योंकि अगर देखो वोट सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ पे मतलब कई सारे मल्टीपल आईडी कार्ड्स होना तब माना जाए कि हाँ भाई वोटर्स की डुप्लीकेसी हुई है, अदरवाइज तो नहीं कहा जा सकता। फिर देखो पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी प्रॉब्लम है। जैसे जो स्टार कैंपेनर हैं कई बार वो भड़काऊ भाषण देते हैं, कास्ट और धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, इलेक्शन एक्सपेंडिचर की जो लिमिट है वो सभी पार्टीज तोड़ देती हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले एमपीज की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने 2-3 दिन पहले ना एक फैक्ट डिस्कस किया था कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुए इसमें जो एमपीज जीत के आए ना 46% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं और 31% एमपीज के ऊपर तो रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे सीरियस चार्जेस हैं। समझ गए? एक स्लाइड यहां पे गायब हो गई। चलो मैं वैसे ही आपको बता देता हूं पॉइंट। पता नहीं एक स्लाइड कहां गई, हाथ लग गया, डिलीट हो गई शायद। ठीक है, पॉइंट देख लीजिए। रिफॉर्म्स के सबसे पहले देखो ईवीएम एंड वीवीपैट का रिफॉर्म। ईवीएम एंड वीवीपैट, कितने ईवीएम में और वीवीपैट में काउंट मैच होना चाहिए, ये देखो साइंटिफिक तरीके से डिसाइड हो। अगर एक भी एरर मिले तो उस रीजन की पूरी काउंटिंग होनी चाहिए और टोटलाइजर मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए। टोटलाइजर मशीन क्या है आप पूछोगे? टोटलाइजर मशीन क्या है? कई सारे ईवीएम का जो रिजल्ट है ना उसको मिक्स कर देती है टोटलाइजर मशीन। अभी देखो बूथ वाइज गिनती होती है मान लीजिए, तो ना पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता लग जाता है कि हमें इस बूथ से इतना वोट मिला है, बाद में उस बूथ के लोगों को तंग किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कई सारे ईवीएम के रिजल्ट को मिक्स कर दिया इस टोटलाइजर मशीन की सहायता से, तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता ही नहीं लगेगा कि किस बूथ से कितना वोट हमें मिला है, उस बूथ के वोटर्स को तंग नहीं किया जा सकेगा। समझ गए? फिर है इलेक्टोरल रोल्स का रिफॉर्म। इसमें यह बोला जाता है आधार कार्ड और एपिक दोनों को आपस में लिंक किया जा सकता है। प्राइवेसी कंसर्न्स जरूर है, लेकिन प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए दोनों को लिंक किया जाता है। वोटर आईडी के ऊपर जो एपिक नंबर है ना उसको आधार से लिंक कर दिया जाए तो डुप्लिसिटी को रोका जा सकता है। तीसरा है इलेक्शन कैंपेन्स में सुधार। इलेक्शन कमीशन को ना किसी भी स्टार कैंपेनर स्टेटस को हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी ना इलेक्शन से पहले कुछ अपने स्टार कैंपेनर नियुक्त करती है, 40 के आसपास, 30 के आसपास। अगर कोई ओछी राजनीति करे, भड़काऊ बयान दे, तो इसी के पास पावर होनी चाहिए कि उसे स्टार कैंपेनर की पोस्ट से हटा दिया। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इवन पॉलिटिकल पार्टीज आज के समय में देखो क्या है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ते हैं वो तो एक लेवल से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, एक लिमिट है, जैसे 90 लाख। लोकसभा में अलग लिमिट, विधानसभा इलेक्शंस में अलग लिमिट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पे कोई लिमिट नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पे भी लिमिट होनी चाहिए। और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं की पब्लिक डिक्लेरेशन एनफोर्स हो। सुप्रीम कोर्ट ने देखो इस बारे में काफी कुछ कहा। जैसे क्रिमिनल केसेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में पॉलिटिकल पार्टी को ना कम से कम 3 न्यूज़पेपर या टीवी में क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताना होगा जिनको उन्होंने टिकट दिया है, ताकि वोटर्स जो हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये रिफॉर्म वाली स्लाइड मिस हो गई थी। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी की जान है, वही घिसी पिटी बात। अगर ये रिफॉर्म्स आए तो इलेक्शन पर भरोसा और मजबूत होगा, वोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। पॉइंट तो वही है। अब लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया आज। सबसे पहले तो यही आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया, 30 नंबर वाला, इलेक्टोरल रिफॉर्म।
तो ये तो अभी आपको याद ही होगा, पूरी हिस्ट्री जानी, कब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे, कब 1962 में बैलेट पेपर पे सिंबल छपने लगे, 2004 में ईवीएम आई, 2019 में वीवीपैट ऐड हो गई। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स देखो ये हैं, ईवीएम और वीवीपैट का काउंट मैच करने की प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, रिक्वेस्ट देनी पड़ती है दूसरे तीसरे कैंडिडेट को तभी होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिमिट पे कोई खर्चा नहीं है, स्टार कैंपेनर भड़काऊ राजनीति करते हैं, डुप्लीकेसी है वोटर्स की। तो लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व कर सकते हैं? आधार कार्ड और एपिक कार्ड को आपस में लिंक कर दो और साइंटिफिक ढंग से डिसाइड होना चाहिए कितना ईवीएम और वीवीपैट का काउंट डिसाइड हो, काउंट मैच हो, स्टार कैंपेनर का स्टेटस छीनने की पावर इसी के पास में होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। फिर ये डिस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स, ये आर्टिकल तो देखो काफ़ी मतलब कड़वी सच्चाई वाला था। जैसे लेबर चौक पे कॉन्ट्रैक्टर बोली लगाता है, सबसे कम मजदूरी में काम करने वाले मजदूर तैयार हो जाते हैं, तो आज के जो गिग प्लेटफॉर्म है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। नया प्लेटफॉर्म आया है इंस्टा मेड, 49 रुपये में आपको मेड मिल जाती है 1 घंटा काम करने के लिए। तो ये क्या है? ये वर्चुअल मजदूरों की मंडी है, और इसमें देखो कंज्यूमर भी भागीदार हैं जो कम से कम मजदूरी में काम करवाना चाहते हैं। और देखो मजदूर हैं वो भी इंसान है, गुलाम नहीं है, उनको रेटिंग नहीं चाहिए, उनको हक चाहिए अपना। उनकी कोई यूनियन नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान का एक अच्छा एक्ट था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बीएसएनएल का आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बीसीजी कंसल्टेंसी फर्म हायर कर ली, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अपना पैसा ले गया बीसीजी फर्म। सरकार को इंटरनल कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल कैपेसिटी डेवलप करेंगे तो सीखेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। बाहर से जो फर्म काम करती है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। इसरो का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे इसरो ने अच्छा काम किया, उनकी इंटरनल कैपेबिलिटी थी। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। एक क्वेश्चन तो देखो प्राइवेट कंसल्टेंसी से संबंधित है, जो बीएसएनएल वाला आर्टिकल डिस्कस किया, एक गिग इकोनॉमी वाला वर्चुअल मंडी से संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।